हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर, जहां मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपको कराए जा रहे हैं, जिनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तित्व प्रक्षेपण की विधियां या व्यक्तित्व मापन की विधियां, जिससे आपके एग्जाम में अप्रोक्स 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इसको व्याख्यात रूप में समझते हैं, जिससे कि आपको एक ही बार में आपके सारे डाउट क्लियर हों और आपको अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। प्रक्षेपण को समझने से पहले हम प्रक्षेप का अर्थ समझते हैं, यानी अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि को स्वयं ना बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही प्रक्षेपण या प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। अच्छा, सिगमंड फ्रायड महोदय को किसके लिए जाना जाता है? इन्हें मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जो आपका इड, ईगो, सुपर ईगो है ना, ये सारे सिद्धांत वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जहाँ से जाके आप इसको वॉच कर सकते हैं। अब व्यक्तित्व मापन की विधियों को हम समझते हैं। ये 2 टाइप में होती हैं, एक अप्रक्षेपण विधि, दूसरी प्रक्षेपण विधि। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो प्रक्षेपण विधियां हैं, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। अप्रक्षेपण विधियों से एक आध क्वेश्चन कभी बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज आपका प्रक्षेपण विधियों से क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है दब्बा परीक्षण, अंतर्बोध, वाक्य पूर्ति, बालक अंतर्बोध परीक्षण। और आपका अप्रक्षेपण विधियों में भी 3 भागों में बटी हुई हैं, आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषण। आत्मनिष्ठ में आपकी आत्मकथा, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, परिसूचियां, साक्षात्कार। वस्तुनिष्ठ विधियों में निरीक्षण, समाजमिति, निर्धारण, निष्पादन, परिस्थिति परीक्षण। और मनोविश्लेषण विधियों में मुक्त सहचार्य और स्वप्न विश्लेषण। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही कराऊंगा। ठीक है। प्रक्षेपण विधियां हैं क्या, जरा हम प्रक्षेपण विधियों के बारे में समझते हैं। इस विधि में छात्र के समक्ष ऐसी उत्तेजक परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जिसमें वह स्वयं के विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों और संवेगों को दूसरों में देखता है और अपने अचेतन में इकट्ठी हुई बातों को बताता है। प्रक्षेपण विधियां कहलाती हैं। आप ठीक से समझ गए होंगे कि प्रक्षेपण विधियां हैं क्या, यानी कि किसी छात्र के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे वह स्वयं के विचार, भावनाओं, अनुभूतियों, संवेगों को दूसरों में देखता हो और अपने अचेतन में इकट्ठी हुई बातों को बताता है। यही विधि हमारी प्रक्षेपण विधि कहलाती है। प्रमुख प्रक्षेपण विधियां निम्नलिखित हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण यानी इंक ब्लॉट मेथड। यह सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली व्यक्तित्व परीक्षण विधि है, यानी कि जो सबसे अधिक जिस विधि का यूज होता है वो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का ही होता है। इसका प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के मनोरोग चिकित्सक हरमन रोरसा ने 1921 में किया। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हमारे हरमन रोरसा, जिन्होंने 1921 में इसका प्रतिपादन किया। रोरसा जी कहाँ के निवासी थे? वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसमें स्याही के धब्बों वाले 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से 5 काले, 2 काले व लाल और 3 अनेक रंगों के होते हैं। एग्जाम में आपसे कार्डों के बारे में पूछ लिया था, किस परीक्षण में कितने कार्ड यूज होते हैं, और ज़्यादा डीपली अगर आपसे पूछेगा तो इन कार्डों में भी ये पूछ लेगा जो 5 कार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। इसलिए पूरा व्याख्यात रूप में समझते हुए चलना है धीरे धीरे। और आप वीडियो को 2-3 बार अगर रिपीटेशन करके देखेंगे तो शायद ही आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फिर आपको सनसनी नज़र मारनी है अपने एग्जाम से पहले। एक एक करके ये कार्ड परीक्षार्थी को दिखाए जाते हैं। परीक्षार्थी इन धब्बों को देखकर जो प्रतिक्रिया करता है, परीक्षक उन्हें चार्टों पर अंकित कर लेते हैं। फिर चार्टों की सहायता से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या इसको अन्य नाम से जिससे जाना जाता है वो कथा प्रसंग परीक्षण। आप कंफ्यूज ना हो, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वो इसी नाम से पूछे आपसे प्रासंगिक अंतर्बोध या टेट के नाम से, कभी इस नाम से भी पूछ सकता है। इसलिए आपको यह भी याद रखना है कि इसका अन्य नाम क्या है, कथा प्रसंग परीक्षण यानी थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण, या सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इस परीक्षण का जो प्रतिपादन या निर्माण, बात एक ही हो गई, मॉर्गन एवं मुरे ने किया सन 1935 में। इसमें स्त्री और पुरुष के 30 कार्ड होते हैं। इनमें 10 चित्र पुरुष के लिए और 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं। परीक्षार्थी को एक एक करके 10 कार्ड दिखाकर चित्र के संबंध में कोई कहानी सुनाने को कहा जाता है। वह स्वयं को पात्र मानकर अपनी ही समस्याओं, विचारों, भावनाओं को व्यक्त कर देता है। इससे उसकी समस्याओं का पता लगाकर निर्देशन दिया जाता है। यह वयस्कों के लिए उपयोगी है। इसे टेट परीक्षण भी कहते हैं। यह प्रशिक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए टेट परीक्षण किया जाता है, 14 वर्ष के लिए। अच्छा, टेट परीक्षण जो होता है तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, मुरे एवं मॉर्गन। ठीक है, कितने कार्डों का यूज किया जाता है, 30 कार्डों का, 10 पुरुष के लिए, 10 महिलाओं के लिए और 10 दोनों के लिए, है ना। कितने वर्ष के बच्चों पर इसको यूज किया जाता है, 14 वर्ष से अधिक यानी 14+। इस परीक्षण से व्यक्ति की रुचियां, इच्छाओं व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। नेक्स्ट है हमारा बाल अंतर्बोध परीक्षण या बालक संप्रत्यक्ष परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण, या सॉरी मैंने गलत लिख दिया निर्माण, ये गलत टाइप हो गया है। इस परीक्षण का प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में किया। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 होती है, पर जिस पर जानवर अंकित होते हैं। टेट में हम क्या कर रहे थे, 30 कार्ड ले रहे थे, इसमें हम 10 कार्ड लेते हैं। उसमें पुरुष और स्त्री के चित्र अंकित थे, इस पर जानवरों के चित्र अंकित होते हैं। यह परीक्षण टेट जैसा ही है। इसमें चित्र मानवों के ना होकर जानवरों के होते हैं। इनके माध्यम से बच्चों के परिवार, सफाई, प्रशिक्षण आदि से संबंधित समस्याओं एवं आदतों का पता लगाया जाता है। भारत में इस परीक्षण का संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, भारत में कोलकाता की उमा चौधरी ने किया। भारत में इस परीक्षण का संशोधन कोलकाता की उमा चौधरी ने किया। नेक्स्ट है हमारा वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। इस विधि के प्रवर्तक पाइन व टेंडलर हैं, जिन्होंने 1930 में इसका प्रतिपादन किया। इस परीक्षण में रॉटर्स ने विकास में इनका योगदान दिया। ये 2 बार टाइप हो गया, विकास में इसका योगदान दिया। इस विधि में छात्र को कुछ अधूरे वाक्य पूरे करने के लिए दिए जाते हैं। इससे उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। यह लिखित विधि केवल शिक्षित लोगों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारा खेल व नाटक विधि, प्ले एंड ड्रामा मेथड। इस विधि में प्रवर्तक J.L. मेरिनो हैं। ठीक है, इस विधि में बालकों को पूर्व नियोजित खेल व नाटकों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने के लिए कहा जाता है। खेल व नाटक के पात्रों की भूमिका करते समय बालकों के व्यक्तित्व संबंधी गुण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण, जिसे हम FWAT भी कहते हैं। यह मनोविश्लेषणात्मक विधि है, जिसका प्रतिपादक फ्रांसीसी गाल्टन ने 1879 में किया। इनका सहयोग विलियम वुंट ने किया।
अच्छा, विलियम वुंट को किसके लिए जाना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए। और इन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिष्ठ विधियाँ, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको बताए हैं। पहला है आत्मकथा लेखन, ऑटोबायोग्राफी। इस विधि में व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं व संस्मरणों का वर्णन लिखने को कहा जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति के गुण दोषों का पता लगाया जाता है। इसमें व्यक्ति तथ्य छिपाकर अधूरी जानकारी भी दे सकता है। ये आत्मलेखन विधि में ऐसा संभव है कि व्यक्ति अपनी बातें ना बताकर उनको छुपा भी सकता है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नावली विधि। ये एग्जाम में रिपीटेड है, इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं या प्रतिपादक हैं वो हैं वुडवर्थ महोदय। इस विधि में व्यक्ति के गुणों के परीक्षण हेतु प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसमें व्यक्ति हाँ या ना में उत्तर देता है। कुछ प्रश्नों के पूरे उत्तर देने पड़ते हैं। यह विधि भी 4 प्रकार की होती है। बंद प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है। सेकंड है खुली प्रश्नावली, इसमें प्रश्न का पूरा उत्तर लिखना पड़ता है। तीसरी है सचित्र प्रश्नावली, इसमें चित्रों पर निशान लगाकर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। लास्ट है हमारी मिश्रित प्रश्नावली, इसमें उपर्युक्त तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है। व्यक्ति इतिहास विधि दूसरी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में रिपीटेड होती है। इस विधि के प्रवर्तक टायडमैन हैं। इस विधि में परीक्षक व्यक्ति के माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र आदि के संबंध में उससे अनेक प्रश्न पूछता है। इस प्रकार प्राप्त सामग्री से परीक्षक इस निष्कर्ष को खोजने का प्रयास करता है कि इस व्यक्ति की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है, वह वातावरण में कहाँ तक समायोजित हो पाता है, उसके अवांछित व्यवहार का क्या कारण है। इस प्रकार इस विधि का प्रयोग अपराधी बालक, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसके लिए? अपराधी बालक या व्यक्ति के उपचार में किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, मुक्त सहचार्य परीक्षण या फ्री एसोसिएशन टेस्ट। इस विधि के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड साहब हैं, जो इड ईगो सुपर ईगो के लिए जाने जाते हैं। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः मानसिक रोगियों के लिए किया जाता है। इसमें मनोचिकित्सक व्यक्ति को सम्मोहित कर अर्धचेतन अवस्था में लाकर प्रश्न पूछता है, जिससे अंतर्मन में छुपी इच्छाएं व भावनाएं, ग्रंथियां प्रकट होती हैं। इसके आधार पर उसके मनोरोग का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वप्न विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस। इस विधि में व्यक्ति को अपने स्वप्नों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अतृप्त इच्छाओं अथवा इच्छा पूर्ति में बाधक तत्वों का पता लगाकर उनका निराकरण किया जाता है। इस विधि से उसके कुछ समायोजन को भी सही दिशा दी जा सकती है। तो यह हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरियाँ, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा जिसमें वस्तुनिष्ठ विधियाँ। निरीक्षण विधि, इस विधि में शिक्षक द्वारा बालक का विभिन्न परिस्थितियों में सतत निरीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निरीक्षण नियंत्रित होता है। सेकंड है हमारा समाजमिति। अध्यापक इस विधि का प्रयोग छात्रों के विभिन्न सामाजिक गुणों के मापन के लिए कर सकता है। इस विधि का प्रवर्तक, जो इस विधि के प्रवर्तक हैं, वो जैकब मोरेनो को माना जाता है। इस विधि के में किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 प्रश्न देकर उनकी प्रतिक्रियाएं ज्ञात कर उनके आधार पर समाजमिति का निर्माण किया जाता है। इससे उस समूह में परस्पर संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। बालक के सामाजिक गुणों के विकास के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। यानी बालक के सामाजिक गुणों के विकास के लिए यह कैसी सर्वोत्तम विधि है। निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल। इस विधि में व्यक्तित्व के किसी विशेष गुण या कार्यकुशलता का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है।
उसके गुण को 5 या अधिक कोटियों में विभाजित करके मतदाताओं से उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2 पॉइंट, व्यक्ति के निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है। ठीक है, समाज बालक के व्यक्तित्व का निर्माण पूर्ण करता है। ये हमारे जितने भी व्यक्तित्व मापन की विधियां थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको व्याख्यात रूप में उनको समझाया है। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।